हेलो फ्रेंड्स, कल 5 जून था और 5 जून को आप सभी जानते ही होंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ही राइटअप्स आए थे, एडिटोरियल्स आए थे न्यूज़पेपर में, तो ये उसी का एक एनालिसिस है। तो राइटर ने जो है वो वैसे तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एनवायरनमेंट को हम डिग्रेड कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम हार्म पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो अभी इस राइटअप में जो मेन फोकस था वो प्लास्टिक इशू पे था कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, जिस वजह से जो है एनवायरनमेंट केवल ये एनवायरनमेंटल इशू नहीं है, राइटर कहते हैं ये हेल्थ इशू भी है। और माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हवा से, पानी से, और हमारे खाने में भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो माइक्रो प्लास्टिक्स का जो है वो उससे हमारे को हम कंज्यूम कर रहे हैं और हमारी बॉडी के अंदर वो जा रहा है। अब WHO ने ये भी प्रूव किया है कि जो बॉटल्ड वाटर हम पीते हैं, बिस्लरी या एक्वाफिना या जो भी ब्रांड का हम बॉटल्ड वाटर पीते हैं, उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं और उस पानी के थ्रू भी माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं। अब एनवायरनमेंट हेल्थ को डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ से जोड़ा है राइटर ने, और ये बिल्कुल सच बात है कि अगर आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो पब्लिक हेल्थ में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें हम ही लोग रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, और हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसको पॉल्यूट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं जाएगा और हमें ही हार्म पहुंचाएगा। तो एयर जो है जिसका कहते हैं जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे जो हैं वो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो हमारे अंदर हम इनहेल करते हैं, वो हमारे अंदर जाते हैं और हमारे लंग्स को और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब राइटर ये कहते हैं कि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मोनल ब्रेन इश्यूज हो रहे हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी ये बहुत हार्मफुल है और बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखें तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी पाए जा रहे हैं, मतलब ब्रेन रिलेटेड जो डिजीज़ है वो पाई जा रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, प्लास्टिक की वजह से। और जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी जो होती हैं बच्चों में, उसको भी धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि उसमें भी बहुत ज़्यादा ये बाधा डाल रहा है, या बच्चों की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी ये दुष्परिणाम इसके देखे जा रहे हैं प्लास्टिक के, जो हम माइक्रो प्लास्टिक्स जो कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। अब ये कहते हैं कि इससे कैंसर, एंडोक्राइन और जो न्यूरो सिस्टम होता है हमारा, वो भी काफ़ी हद तक डैमेज होता है। और हैवी मेटल्स जो होते हैं पानी में, जैसे कि लेड और मर्क्यूरी है, पेस्टिसाइड्स है और इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, इस तरीके की चीज़ें भी पानी में पाई जाती हैं और उसको भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे कि लंग कैंसर जैसी डिजीज़ेज हो जाती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, जैसे थायराइड वगैरह, या अर्ली प्यूबर्टी है, या प्री मैच्योर मेनोपॉज है। इस तरीके की जो डिजीज़ेज हैं वो हमारी इससे होने की संभावना है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो जैसे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, न्यूमेरिक डिसेबिलिटीज़ है, या पार्किंसन की बीमारी है, तो इस तरीके की बीमारियां भी हमारी जो हैं ये प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम करने से, या पानी के थ्रू जो हम हार्मफुल केमिकल्स, लेड, मर्क्यूरी या पेस्टिसाइड्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हो रही हैं। अब राइटर यहाँ ये भी कहते हैं कि जो इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स हैं वो तो हमारे लिए डेली थ्रेट्स हैं। इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स मतलब जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहा है और जो हवा में, हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है और जिसको हम दिन भर सांस ले रहे हैं और वो हमारे अंदर जा रहा है, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर हुआ 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, कार्बन ऑक्साइड हुआ, इस तरीके के जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी हमारे लिए डेली खतरा है, डेली थ्रेट्स है। और इससे जो है बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और प्री मैच्योर डेथ्स तक हो रही हैं। अब पब्लिक हेल्थ की बात करें तो राइटर कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ को हम जो है वो इग्नोर, पब्लिक हेल्थ में एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ बनती हैं पब्लिक हेल्थ की, वो क्या है, वो केवल पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रख के बनती हैं, वो उसमें एनवायरनमेंट का कोई से नहीं होता है, एनवायरनमेंट में कोई फोकस नहीं होता है। और सबसे बड़ी आयरनी की बात तो ये है कि हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी है जो अलग अलग काम करती हैं। तो राइटर यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा जो ग्लोबल कंसर्न है एनवायरनमेंट का, इसको हमें एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं दोनों मिनिस्ट्रीज को जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। और जब भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनती है तो एनवायरनमेंट का भी उतना ही सेफ होना पड़ेगा, उतना ही से उसको रखना पड़ेगा। तो इसीलिए राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों साथ मिलकर काम करें, तभी हम
हम ये इतनी बड़ी समस्या को कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाएंगे। और 100% जो ग्लोबल डिजीजेज हैं उसमें अगर डेटा की माने तो 25% ग्लोबल डिजीजेज उसमें से केवल इंडिया में ही मौजूद हैं। और ये क्यों है? ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू हार्मफुल सैनिटेशन या पुअर सैनिटेशन जो हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, और टॉक्सिक सराउंडिंग्स को हम दोष दे सकते हैं, और जो हमारे यहाँ जो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम कल्प्रिट ठहरा सकते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारे यहाँ जो है ये सारी बीमारियाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ा जो ये एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का जो एक फैक्टर राइटर मानते हैं वो है रैपिड अर्बनाइजेशन, मतलब कि जो शहरीकरण तेज़ी से हो रहा है। यहाँ आज मैं जहाँ बैठी हूँ, जहाँ से वीडियो बना रही हूँ, यहाँ आज से 40 साल पहले जो है वो जंगल हुआ करता था, लेकिन अब सब जंगल काट के यहाँ पर बिल्डिंग्स, ऑफिसेस सब कुछ बन गए हैं। और जब दिल्ली क्राउडेड हुआ तो नोएडा बन गया, नोएडा क्राउडेड हुआ तो ग्रेटर नोएडा बन गया, और नोएडा एक्सटेंशन बन गया। तो इस तरीके से जो जंगल काट के हम शहरीकरण कर रहे हैं और कहीं हम एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हम उतना ग्रीन बेल्ट नहीं छोड़ के या प्रॉपर हम प्लान करके सिटीज़ नहीं बना रहे हैं, उसकी वजह से भी ये सारे इश्यूज़ जो हैं और ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस ख़राब हो रही हैं या डिसबैलेंस हो रही हैं, ये इसी वजह से हैं। तो रैपिड अर्बनाइजेशन एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। एयर, वाटर, नॉइस और हीट, राइटर ये मानते हैं कि ये एक कॉम्बो है पॉल्यूशन का जो लिविंग बींग्स की जो हेल्थ है उसको और भी वर्स कर रहा है मिलकर। और जीबीडी की माने, यानी कि जीबीडी मतलब ग्लोबल बर्डन डिजीज़, जो कि WHO ने 2000 मतलब सन 2000 में स्टार्ट किया था। उसको उन्होंने क्यों किया था? कि आइडेंटिफाई कर सके वो डिजीज़ेस, इंजरीज या ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो कि ह्यूमन हेल्थ पर जो है ग्लोबली जो है, नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली ह्यूमन हेल्थ पर जो है अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। और किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं? तो इसमें उन्होंने 88 फैक्टर्स को एसेस किया था, जिसमें कि एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग, अनसेफ वाटर, हाई बीपी, इस तरीके की फैक्टर्स थे। अब शॉकिंग एक फाइंडिंग मैं बताऊं तो 18.9% डेथ्स जो होती हैं ग्लोबली वो केवल एनवायरमेंटल हैजार्ड्स की वजह से ही होती हैं, और इसमें 300 मिलियन डेथ्स जो हैं वो हार्मफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से केवल इंडिया में ही होती हैं। मतलब 300 मिलियन इसमें से केवल इंडिया में ही डेथ्स हो रही हैं। एक और डेटा की माने तो जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इंडिया में होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो छूने छाने से या किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलती हैं, ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NCDs जो हैं वो जितनी भी इंडिया में पाई जाती हैं उसका 50% जो है उसका रीज़न केवल और केवल होता है एनवायरमेंटल इश्यूज़। जैसे कि डिजीजेस क्या हैं? स्ट्रोक है, आपका क्रोनिक किडनी डिजीजेज हैं, डायबिटीज़ है, एस्थमा है, या जो आजकल बच्चों में जो उनके IQ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं। तो ये सारी डिजीजेज जो हैं ये एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से, एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से ही पाई जा रही हैं। अब राइटर ये भी कहते हैं कि भाई हमारे आपके जैसे लोग तो सही हैं, लेकिन पुअर जो है ये इसका सबसे ज़्यादा जो है वो शिकार बनते हैं और वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है ये एक तरीके से इट इज़ इक्वल टू हेल्थ मल्टीप्लायर। मतलब कि जो आपको प्रॉब्लम्स न्यू हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, और जो साथ में आपको जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो भी जो ड्यू टू एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन वो भी धीरे धीरे वर्स होती जा रही हैं। जैसे मलेरिया है, डेंगू है, मेंटल इलनेस है, कुछ भी ले लीजिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे ऑल आर रिलेटेड विद एनवायरमेंटल इश्यूज, और एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से ही ये सारी डिजीजेज जो हैं वो हो रही हैं। इको एंग्जाइटी एक नया टर्म दिया है राइटर ने, और वो ये कहते हैं कि इसको कहा जाता है क्रोनिक फियर ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब कि हमारे जो एल्डरली लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, वो क्या है, वो अपने बच्चों के लिए या अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, बड़े ही चिल्ड्रन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए कि चिंतित हैं कि भाई उनका आने वाला जो सिस्टम है, अभी हमारे यहाँ देखिए नवंबर दिसंबर में कैसा हाल हो जाता है और हवा एकदम पॉल्यूटेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है दिल्ली कहते हैं कि मतलब सांस नहीं ले पाते, ऐसा सिनेरियो हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी चिंतित है। तो ये इको एंग्जाइटी भी बहुत दो बहुत ही कहना चाहिए इंटरेस्टिंग टर्म्स दिए हैं राइटर ने, जीनोम और एक्सपोजोम। जो जीनोम क्या है? जीनोम आपकी जीन्स है, जो आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आपका DNA जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो इधर राइटर ये कहता है कि जीन्स को, बॉडी की जीन्स को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको फाइंड करते हैं कि कौन सा जीन अफेक्टेड है, और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। इसको हम जीनोम थेरेपी कहते हैं, जीनोम मैपिंग कहते हैं। एक्सपोजोम क्या है? अच्छा, जीनोम क्या है? 30 से 40% डिजीज जो
है वो टैकल कर सकता है। अब एक्सपोजोन जो है वो सारी एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स और इन्फ्लुएंसेस जो कि एक पर्सन जो है एक्सपीरियंस करता है थ्रू आउट हिज और हर लाइफ, और जो उसके हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को, उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को, उन एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स को और इन्फ्लुएंसेस को जो है वो हम एक्सपोजोम कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जीनोम इज योर जेनेटिक कोड जो इंटरनल होता है, और एक्सपोजोम जो है वो एक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, तो उसकी स्टडी ये एक्सटर्नल होता है, और उससे भी हम स्टडी करके, एक्सपोजोम मैपिंग से भी स्टडी करके हम 60 से 70% जो डिजीजेस हैं उनको टैकल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा टर्म है। दूसरी चीज़ है मिनिएचर डिवाइसेस। मिनिएचर डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे कि आपका लैब ऑन अ चिप या ऑर्गन ऑन अ चिप या बायोसेंसर्स की मदद से क्या होता है, ये माइक्रो इंजीनियर्ड डिवाइसेस होती हैं जो कि जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन ह्यूमन ऑर्गन्स की तरह ही होता है, और उस पर जब एयर पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जो है वो उसको एक्सपोज किया जाता है, उनके संपर्क में लाया जाता है, तो ये स्टडी की जाती है कि उनका इफेक्ट क्या हो रहा है ह्यूमन बॉडी पे और ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स पे। तो ये आपका मिनिएचर डिवाइसेस के थ्रू भी जो है राइटर कहते हैं कि इसको हम इसका इम्पैक्ट जो है पॉल्यूशन का वो हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे कितना हो रहा है। अब राइटर ये भी कहते हैं कि एआई और बिग डेटा को यूज़ करके भी हम ऐसी डिजीज़ेस को या एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं या जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि जब डायग्नोस हो जाएगा प्रॉपरली कि किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, तब आप उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे। तो एआई और बिग डेटा का यूज़ हम इसमें करके बहुत हमें इसमें मदद मिल सकती है। और नीति आयोग ये कहता है कि भाई हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, लेकिन अगर यही सिनेरियो रहा और इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन रहा पॉलिसीज़ का, और इसी तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अपने काम करती रही, तो मुझे नहीं लगता कि 2047 तक जो सपना हमने देखा है वो कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा, या हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो पाएंगे, या जो हमारा कार्बन एमिशन जो रोकने की बात कह रहे हैं वो कार्बन एमिशन भी हम उसको कम कर पाएंगे उस हद तक, या ज़ीरो कर पाएंगे। तो ये बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। तो इसमें सबको, कम्युनिटीज़ को भी, ऑर्गेनाइजेशंस को भी, मिनिस्ट्रीज़ को भी साथ मिलके काम करना पड़ेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। और इंडिया के पास एक देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू मेनी अदर कंट्रीज़ जो हेल्थ इंफ्रा है ये फिर भी फार बेटर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका हमें जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए, और इसका एडवांटेज लेते हुए हमें जो है ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड जो डिजीजेज हो रही हैं उस पर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं कुछ क्योंकि मैं अपने हर उसमें एक जो है वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की वो मैं डिस्कस करती हूँ, तो मैंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो पढ़ी हैं, खोजी हैं, रिसर्च की हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो मैं उसकी बात करना चाहूँगी कि उनसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम कैसे सीख सकते हैं। कुछ तो इंडिया में भी चल रहा है लेकिन बाकी भी और हैं, तो आइए देखते हैं। अब हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। कंट्रीज़ जैसे आइसलैंड वगैरह, डेनमार्क वगैरह, ये तो 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपने यहाँ पर, मतलब कि कम्प्लीटली इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको हटा दिया है, और जैसे विंड है और एयर है, हाइड्रो है और जियोथर्मल एनर्जी है, इसका प्रयोग करते हुए ही इनकी सारी एनर्जी नीड्स जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। वेस्ट रिडक्शन और सर्कुलर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जैसे सैन फ्रांसिस्को कंट्री है यूएस में, तो वो ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी उन्होंने अपनाई है। ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी क्या है कि भाई इनको अपना वेस्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पूरा इनका गोल है कि इसको ज़ीरो करना है। और ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी कुछ की प्रिंसिपल्स पे काम करती है, जैसे कि रिफ्यूज़ व्हाट यू डोंट नीड, मतलब कि जो आपको नहीं चाहिए उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दीजिए। रिड्यूस व्हाट यू डू नीड, जो आपको चाहिए उस चीज़ को आप रिड्यूस करिए, अपनी जो आपका यूसेज है उसको आप जिस हद तक रिड्यूस कर सकते हो उसको रिड्यूस कीजिए। रीयूज बाय यूजिंग आइटम्स मल्टीपल टाइम्स, और जो आइटम्स आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं उसको रीयूज कीजिए। ऐसे आइटम्स को रिसाइकल कीजिए जिनको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते और रीयूज नहीं कर सकते, उनको आप रिसाइकल कीजिए। और रॉट, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, तो ये 5 जो प्रिंसिपल्स हैं इस पे जो है हमारा जीरो वेस्ट का पॉलिसी जो सैन फ्रांसिस्को का है वो काम करता है। रिसाइकलिंग इंसेंटिव्स इनके यहाँ चलते हैं, कंपोस्टिंग प्रोग्राम्स इनके यहाँ किए
किए जाते हैं। प्रोडक्ट रीयूज और अपसाइकलिंग की बात ये करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, क्लॉथ्स हैं। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, यानी कि कंपनीज जो अपनी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करती हैं, जैसे मान लीजिए बिस्लरी की बॉटल है, तो बिस्लरी की जो प्लास्टिक यूज़ करती है बॉटल, वो जो है कंपनीज यूज़ के बाद उसको वापस ले लें अपनी पैकेजिंग को और उसको रिसाइकल करें और फिर से उसी को यूज़ करें रादर देन नए प्लास्टिक को यूज़ करने के। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो एम्स्टरडेम और कोपेनहेगन जैसी कंट्रीज में चल रहा है, जहां पर इन लोग साइकिलिंग को, वॉकिंग को और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ईवी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स जो हैं वो नॉर्वे जैसी कंट्री ने 2025 तक सारे फॉसिल फ्यूल बैन कर दिए हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स जो हैं जो पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं, और कम्प्लीटली ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर जो है वो जा रही है नॉर्वे जो है। रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन एक बहुत अच्छा सुझाव है। एफॉरेस्टेशन क्या होता है कि ऐसे एरिया में ट्रीज को प्लांट करना जहाँ पे पहले कोई भी फॉरेस्ट नहीं था या ट्रीज नहीं लगे हुए थे या कोई ट्री कवर नहीं था, वहां पर पेड़ लगाना और वहां पर फॉरेस्टेशन करना, फॉरेस्ट बनाना। और रीफॉरेस्टेशन क्या है कि पहले कहीं जंगल रहा होगा लेकिन किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया या कट गया, वहां पर दोबारा से रीप्लांट करना ट्रीज को, ताकि फिर से वो ट्री कवर हो जाए, फॉरेस्ट बन जाए, तो उसको रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो अफ्रीका में, कोस्टा रिका में और जो है वो चल रहे हैं। अर्बन ग्रीन बेल्ट्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि जहां पर अर्बन प्लानिंग की जा रही है, सिटीज बनाई जा रही है, वहां बहुत सारा स्पेस छोड़ा जा रहा है कि लंबा लंबा ग्रीन बेल्ट बनेगा और ट्री कवर लगाया जाएगा ताकि वो ग्रीनरी दिखे। और बिल्डिंग्स भी इस तरीके से प्लान की जा रही हैं कि रूफ टॉप पे पूरा गार्डन बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग हम बना सके। तो रूफ टॉप गार्डन्स का भी जो है वो प्रपोजल दिया जा रहा है और बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं वैसी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि हम इस जहाँ पे हीट को और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। कीनिया जैसी छोटी कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने अपने यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दिया है। इको फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग की बात करें तो स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं विद ग्रीन आर्किटेक्चर, विद एफिशिएंट वाटर एंड वेस्ट सिस्टम। और सिंगापुर का गार्डन बाय द बे और वर्टिकल फॉरेस्ट जो मिलान में है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्मार्ट सिटीज़ का विद ग्रीन आर्किटेक्चर। और वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ड्रिप इरीगेशन इजराइल में यूज़ किया जा रहा है, इंडिया में भी कुछ पार्ट्स में ड्रिप इरिगेशन हम यूज करते हैं। वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। हार्मफुल पेस्टिसाइड्स एकदम बैन कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने। और पॉलिनेटर गार्डन्स और इंडिजीनियस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के जैसे प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं ताकि हम एनवायरनमेंट को और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। कार्बन प्राइसिंग की बात करें और ग्रीन फाइनेंस की बात करें तो कार्बन टैक्सेस और कैप एंड ट्रेड सिस्टम जो है वो यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने लागू कर दिया है। ग्रीन बॉन्ड्स हैं टू फाइनेंस क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ESG एनवायरनमेंट सोशल और गवर्नेंस जो पॉलिसी होती है उस पर भी कॉर्पोरेट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। एनवायरमेंटल एजुकेशन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो स्कूलों में भी इस तरीके के एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। सिटीजन साइंस और पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। NGOs और यूथ मूवमेंट्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। स्वीडन की मैं अगर बात करूं तो ग्रेटा थनबर्ग एक महिला है स्वीडन की, 15 साल की बच्ची हैं जिन्होंने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर करके एक इनिशिएटिव चलाया है जहां पर वो स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने जाके उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया और स्ट्रॉन्ग एक्शन की डिमांड करी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बच्चों में भी काफ़ी फेमस हैं और इसी तरीके का एक इनिशिएटिव आफ्टर स्वीडन इंडिया में भी हुआ। तो इस तरीके के जो यूथ मूवमेंट्स हैं ये काफ़ी। और आज क्योंकि मैं एनवायरनमेंट पे काफ़ी सर्च कर रही थी तो मेरे को एक बहुत अच्छा कोट मिला, बिटवीन मदर नेचर एंड ह्यूमन नेचर डिजास्टर्स आर इनएविटेबल। मतलब कि डिजास्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली क्यों होते हैं, वो दो मेन फोर्सेस की वजह से होते हैं, एक मदर नेचर है और एक ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर है। तो मदर नेचर मतलब नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं, अर्थक्वेक्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं। और ह्यूमन नेचर जो ह्यूमन एक्शंस और बिहेवियर की वजह से जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं अनसेफ एरियाज पे, या फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो भी हम क्लाइमेट चेंज के प्रति, उन सारी चीज़ों से जो डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर जो है वो और भी ज़्यादा वर्स हो रहा है। तो दोनों जो नेचुरल फोर्सेस हैं उसमें जो है वो ह्यूमन रोल जो है, ह्यूमन एक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिजास्टर्स तो देखिए होंगे ही, लेकिन इसको हम कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट
अपने रिस्पॉन्सिबल एक्शन से हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। जो हम इसको वर्स करते चले जा रहे हैं वो शायद ना हो। तो इसीलिए हमको क्लाइमेट पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, हम लोगों को पॉल्यूशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरीके की चीज़ें हम तभी कम कर पाएंगे जब हम एक कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाएंगे, और कॉन्क्रीट पॉलिसी को बनाकर उसको हम बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंटली उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक अपने अंदर जो हम एक बिहेवियरल चेंज एज अ कम्युनिटी हम अपने अंदर जब एक बिहेवियरल चेंज लाएंगे तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो अगर सरकार भी कितना साफ कराएगी ना, अगर आप कचरा फैलाते जा रहे हैं तो फिर उससे तो काम नहीं चलेगा। तो हमको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट के प्रति समझनी पड़ेगी, और ये समझना पड़ेगा कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, और किस तरीके का एनवायरनमेंट, किस तरीके की जगह हम छोड़कर जा रहे हैं जहां हमारे बच्चे सांस लेंगे। तो वो हमारे बच्चे जो हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, वो आने वाला भविष्य है भारत का, तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच।